15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। भारत की तारीफ की मौलाना फजलुर रहमान ने। उनका कहना ये था कि देखिए आज वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं और जाहिर है उनकी इकोनॉमी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, हर एक की तारीफ की मौलाना साहब ने। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल इसलिए भी है ऐसा कि हमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, उनकी जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। ये जो लफ्ज है, जारी बात है, इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और जो अगर देखा जाए, जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप इमेजिन कर लें, ठीक है। सो इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे देखें ना, जीडीपी एक तरफ $3.678 ट्रिलियन की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन, डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो $325 अरब की, $30 अरब की है। जीडीपी हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो $1400 है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी $2500-2600। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी $1400 के करीब जो है वो आप
$1450 کے قریب ہے. سو آپ اس کو دیکھیں کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے تو لوگ پولیٹیشین پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. انڈیا کا راستہ جو ہے وہ انہوں نے بڑی مشکل سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ان کو بھی بڑی مشکلات رہی ہیں. سو لیکن they stood with democracy, they stood with the system. انہوں نے اپنا جیسا تیسا جو سسٹم ہے اس کو اپنی ایک نظام میں رکھا ہے. انہوں نے لوگوں کو دیکھیں 1.4 بلین پیپل, آپ تو 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کو جمہوریت کا نہیں کچھ سبق دے سکے, سکھا سکے, تو آپ باقیوں کا کیا کہیں گے اور کیسے کہیں گے؟ لیٹس سی. لیکن کچھ ایسے سوال ہیں جو مولانا کو خود سے پوچھنے چاہیے, اور کچھ ایسے سوال ہیں جو ہمیں ان سے پوچھنے چاہیے کہ بھائی موجیں کرتے تھے, مزے کرتے تھے, جب حکومتوں میں ہوتے تھے تب تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی مانگتے تھے, اور جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو تب ایسے کرتے ہیں. تو یہ فیکٹرز کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ انڈیا کیسے سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ کیسے اس راستے میں جا رہا ہے, اور ہم کیوں ڈیفالٹ کر رہے ہیں, ان چیزوں پہ بھی دھیان ڈالیں. ہم یہی کرتے رہے کہ کسی طریقے سے دوسرے کا نقصان کر دیں, کسی طریقے سے دوسرے کے کام میں خرابی لے آئے, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پریشانی رکھیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ پائے. ہم اسی میں لگے رہے کہ کبھی یہاں سے گھس بیٹھیے بھیج دیں, کبھی ادھر سے نان اسٹیٹ ایکٹر نکل جائیں, تو کبھی ہمیں کشمیر چاہیے, تو کبھی ہم نے دہلی میں جو ہے وہ لال قلعے پہ ہم نے فلیگ لگانا ہے, کبھی ہم نے غزوہ ہند کرنا ہے, تو کبھی ہمیں فلسطین جانا ہے. تو ہم اسی چیزوں میں لگے رہے, جبکہ باقی دنیا, چاہے وہ گلف کنٹریز ہوں, چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں, چاہے وہ بھارت ہو, بنگلہ دیش ہو, کوئی بھی کنٹری دیکھ لیں, وہ اپنے آپ میں کام کرتے رہے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے, اور اسی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر چیز ہر جگہ پرفیکٹ ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں ابھی بھی بھارت میں بھی, اور کئی جگہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت سی جگہ انہوں نے کام بھی کیا ہے. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بتانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم کچھ بتا سکیں کہ ہمارے یہاں کس فیلڈ میں کام کیا گیا ہے, ہمارے یہاں کیا ہوا. ہم جو سپورٹس میں تھوڑا بہت اچھے تھے, اسکواش ایک گیم ہوا کرتا تھا ہمارا, وہ بھی غائب ہے. ہاکی ہمارا نیشنل گیم تھا, ہاکی کی ٹیم اب ہماری کہاں ہے, کہیں دکھائی نہیں دے رہی. کرکٹ کا حال بھی خراب ہے, اور کچھ ہی سال میں لگتا ہے کہ کرکٹ سے بھی ہم ٹاٹا بائی بائی کرنے والے ہیں.